नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। आज राजनीति में बात करेंगे लॉकडाउन की मार झेलने वाले आम कर्मचारियों की। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार अब तक 2 चरणों में 40 दिन का लॉकडाउन लगा चुकी है। लॉकडाउन के इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर देश में सब कुछ बंद है। लॉकडाउन के कारण लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां गई हैं। सरकार अपील करती रही कि लॉकडाउन के दौर में कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी न काटें, उन्हें नौकरी से ना निकालें। लेकिन सर्वे बता रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान देश में करीब 12 करोड़ छोटे कर्मचारियों को इस महीने वेतन नहीं मिला। आशंका ये भी है कि अगर आने वाले दिनों में बिजनेस नहीं सुधरा, हालात और बिगड़ सकते हैं। बड़ी तादाद में ब्लू कॉलर लोगों यानी असंगठित नौकरी क्षेत्र से लोगों की बेरोजगारी हो सकती है। करोड़ों मजदूर तो पहले ही बेकार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सरकार ने देश के आम कामकाजी आदमी को इतना लाचार क्यों छोड़ दिया। सवाल यह भी है कि क्या लॉकडाउन के असर से आने वाले वक्त में बेरोजगारी की स्थिति भीषण होने वाली है। अगले आधे घंटे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ट्रेड यूनियन नेता अशोक राव, भारतीय मजदूर संघ के नेता गिरीश आर्य, राजनीतिक विश्लेषक महेश वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार टीके राजलक्ष्मी। शुरुआत करते हैं टीके राजलक्ष्मी से। राजलक्ष्मी जी, आपने ये रिपोर्ट सुनी होगी जिसमें कहा गया है कि करीब 12 करोड़ ब्लू कॉलर जो कर्मचारी हैं उन्हें इस महीने वेतन नहीं मिला है। ये किस तरह का संकेत है? इससे क्या आप अर्थ निकाल रही हैं? ये तो बहुत ही बुरा संकेत है और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी रिपोर्ट नहीं है ये। ज्यादातर लोग अपने ही इनिशिएटिव पे ऐसे रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, लोगों से बातचीत करके, लोगों से, क्योंकि ये ऐसे हालात हैं जिसपे आप लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते। तो ये जो पूरी जानकारी आप फोन पर ही प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी इतने बड़े जो है तादाद में लोगों की नौकरियां जो है जा रही हैं आईटी सेक्टर में। सबसे पहले आईटी सेक्टर के बारे में हमने सुना, उसके बाद रिटेलर्स एसोसिएशन और बहुत सारे अन्य एसोसिएशन जैसे हैं, स्टाफिंग फेडरेशन वगैरह हैं, उन्होंने भी सरकार को लिखा है कि हाँ, कि ये प्रोविडेंट फंड रिवीजन आप करिए, हम जो है पहला वाला रेट हम नहीं दे पाएंगे। फिर सरकार ने खुद अपनी तरफ से अपील किया कि भाई आप लोग जो है मालिकों को कहा कि आप तनख्वाह वगैरह मत काटिए और मतलब जो दे रहे हैं आप वही दीजिए। किंतु इस प्रकार के अपील्स का कोई जो है मतलब नहीं होता है जबकि सरकार ने खुद ही जो है एम्प्लॉयज के डीए फ्रीज उन्होंने कर दिए। तो ये जो संकेत जा रहा है, ये जो संकेत पूरी इंडस्ट्री को जा रहा है, एम्प्लॉयर क्लास को एक प्रकार से संकेत जा रहा है कि भाई आपको जो करना आप करिए। अब आपको भी पता है पंकज जी कि मीडिया में भी बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने छुट्टी कर दी है और वेज कट्स कर दिए हैं। तो ये पाबंदी तो कहीं से भी नहीं है। बिल्कुल। और एक महीने के अंदर सबको घाटा हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। इस मौके का लगता है कि जैसे फायदा भी उठाया जा रहा है। बहरहाल गिरीश आर्य जी, आपको क्या लगता है? सरकार ने, प्रधानमंत्री ने सीधे अपील की कि लोगों की नौकरियां ना जाएं, लोगों को वेतन दिया जाए। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर 12 करोड़ लोग ब्लू कॉलर जो कर्मचारी हैं उनके बारे में है कि उनको वेतन नहीं मिला। हम उन करोड़ों मजदूरों को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जिनके बारे में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ट्रेड यूनियन नेता और कार्यकर्ता होने के नाते? पंकज जी, ट्रेड यूनियन के होने के नाते हमारी ये चिंता का विषय है कि किसी भी तरह से जो परिस्थिति हैं ये साधारण परिस्थिति नहीं है, ये असाधारण परिस्थिति हैं। इन असाधारण परिस्थितियों में सरकार का जो इनिशिएटिव है, सरकार ने वर्कर्स हेल्पलाइन स्टार्ट की है, जिसको देश को 20 जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और वहाँ पर जो है उन्होंने कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। जिन वर्कर्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हालांकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी उसमें डे टू डे उसमें जो है रिजॉल्व हो रहे हैं। हम चूंकि ये एक साथ आया है और एकदम से इतना बड़ा सर्वे हो गया कि 12 करोड़ लोगों की नौकरी नहीं रहेगी, 15 करोड़ लोगों की नौकरी नहीं रहेगी, ये सब चीज़ें जो है ये एक नैरेटिव भी है। मगर वर्कर की चिंता है, वर्कर परेशानी में है। जब भी कोई ऐसी चीज़ आपदा आई है तो उस आपदा में हम जो है बिल्कुल सतर्क हैं। हम आज क्या चल रहा है, आज केवल सैलरी और रोजगार की बात नहीं है, आज पेट भरने की समस्या है। जो हमारा माइग्रेंट वर्कर है वो सड़क पर है,
उसको रोटी भी चाहिए, उसको रहने के लिए भी जगह चाहिए। बाकी चीजें जब होंगी, हमारी पूरी तरह से नजर है, हम सरकार के बिल्कुल टच में है, रेगुलर टच में है, और हम सहयोग भी देते हैं, और जब विरोध का समय आएगा तो विरोध भी करेंगे। यानी मगर विरोध के लिए विरोध करना नहीं, विरोध के लिए विरोध नहीं है। अगर लोगों के घर में चूल्हा ना जलने की स्थिति पैदा हो गई तो शायद इससे बड़ा कोई कारण, कोई वजह नहीं होगी। बहरहाल अशोक राव जी, बीएमएस के नेता गिरीश आर्य को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि सरकार के साथ हम सहयोग कर रहे हैं और कहीं भी विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे। क्या ये बात, जिस देश में 12 करोड़ ब्लू कॉलर लोगों को अगर वेतन नहीं मिला और करोड़ों करोड़ों मजदूर हम देख रहे हैं कि बेकार सड़क से, शहर से गांव तक फैले हुए हैं, क्या ये बेहद सामान्य बात है? इसे सिर्फ हम किसी अनुशासन के नाम पर इसको बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर मैं बत्ती बंद कर दूं और अंधेरा हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्यजनक की बात है? वो तो लाजिम है। जब आप लॉकडाउन डिक्लेयर करेंगे, आप हवाई जहाजों को बंद कर देंगे, रेस्टोरेंट्स को बंद कर देंगे, सर्विसेज को बंद कर देंगे, तो लोग अगर बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी नौकरियां जाएंगी, इसमें कोई चमत्कार है? जो सरकार इसको एंटिसिपेट नहीं कर सकी, जिसने बत्ती बंद कर दिया और अंधेरे से चमत्कार हो गया, अरे ये क्या हो गया, वो बिल्कुल निकम्मा सरकार है। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हर सारे दुनिया में ये हुआ है, खाली हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया में उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोविजन किया है। 2 बार प्रधानमंत्री टेलीविजन पे आए हैं और उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया है, पर आज तक कोई इकोनॉमिक पैकेज नहीं हुआ है। जो भी पैकेजेस आज अभी कोविड का चल रहा है और सरकार ने एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के लिए कमेंट्स मांगा है। और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अथॉरिटी, मतलब पूंजीपति के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट्स का एनफोर्समेंट के लिए अथॉरिटी बनेगा। पर गरीब आदमी भूखे मर जाए कोई बात नहीं। ये क्या हो रहा है? महेश वर्मा जी, गंभीर सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर जब भूख इस देश के हर कोने में पसरी हुई नजर आ रही है, खासतौर पर जो मजदूर हैं या जो छोटी नौकरियां करते रहे हैं, खासतौर पर जैसे ड्राइवर हैं, माली हैं, इस तरह के तमाम पेशे जो बुरी तरह से इस समय प्रभावित हैं। और प्रधानमंत्री पर सीधे सवाल कि उन्होंने कहा किसी की नौकरी न जाए। सरकार इस मामले में सिर्फ सलाह दे रही है, वो आदेश नहीं दे रही है, और नतीजा है कि 12 करोड़ लोगों को वेतन नहीं मिला है। क्या इस पर कोई सफाई हो सकती है? देखिए पंकज जी, चिंता जाहिर करना तो बहुत ही अच्छी बात है, बात चिंतनीय है और चिंता करनी भी चाहिए। देश जिस तरह की आपदा से, जिस तरह की त्रासदी को झेल रहा है, उसमें हर एक आदमी शामिल है। आपके और मेरे घर पे अगर कुछ इस तरह की आफत और संकट आ जाए, किसी बिजनेसमैन के साथ कोई इस तरह की दैविक घटना घट जाए, दैविक घटना की जैसे ही आप इस को मानकर चलिए, ये दैविक घटना ही है। और इसको इस तरह से अगर हम सोच के चलेंगे तो हम सभी लोग उसी तरह का काम करेंगे जैसे आज सरकार कर रही है। सरकार ने अपने स्तर पे पहले दिन 1.7 लाख करोड़ का पैकेज जो ले आई, जिसमें 80 करोड़ गरीबों को खाना देना, अनऑर्गेनाइज एरिया के जो लोग थे जिनके पास जनधन योजना अकाउंट था उस पर पैसे ट्रांसफर करना, इस तरह से मैं उसको गिनाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज की अपेक्षा हम सरकार से ही करें, हर चीज को हम सरकार के ऊपर ही छोड़े। एक आदमी अभी थोड़े दिन एक और टीवी डिबेट पे मैं था, वो साहब कह रहे हैं सरकार ये करे वो करे वो करे। अरे करे, हम यहाँ लेक्चर देने के लिए हैं, हम और आप सिर्फ जो है समस्या गिनाने के लिए हैं। ये आपदा है, ये महामारी है, ऐसे में मजे लेने के लिए, सिर्फ बात करने के लिए हैं हम। महेश जी माफ करिएगा, महेश जी माफ करिएगा, किसी संकट में सरकार से अपेक्षा करना, एक लोकतंत्र में किसी संकट में सरकार से अपेक्षा करना जिसमें सरकार को या राजा को ईश्वर की छाया नहीं माना जाता है, ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है। टीके राजलक्ष्मी जी, क्या सचमुच आलोचनाएं केवल आलोचनाएं हैं, वो नहीं करनी चाहिए? क्या इस समय लोकतंत्र स्थगित हो गया है, हम मान लें? हाँ, ये सवाल हम इनसे भी पूछ सकते हैं, क्या सरकार सिर्फ लॉकडाउन करने के लिए है?
क्या सरकार का काम क्या सिर्फ यही रह गया कि बिना नोटिस दिए लोगों को आप एकदम शॉर्ट नोटिस पे आप लॉकडाउन कर देते हैं? ये नहीं सोचते हैं कि इतने सारे लोग जो असंगठित क्षेत्र में है या एम्प्लॉयर क्लास का क्या रुख होगा इस अब्रप्ट लॉकडाउन पे? कुछ तो उनको सोच विचार करना चाहिए था। वो तो 3-4 दिन बाद फिर उन्होंने अपने भाषण में ये अपील किया कि भाई किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, जब उनको लगा कि ऐसा हो सकता है। ऐसे सरकार तो नहीं चलते हैं ना। आप और भी देश देख लीजिए, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे साउथ कोरिया हो, जहां भी जिन्होंने कुछ देशों ने पार्शियल लॉकडाउन किया, कुछ लोगों ने फुल किया लॉकडाउन, जहां भी किया उन्होंने इस चीज को महेश जी आ रहे हैं आपकी बात, सबको सुन लीजिए। इस तरह की बहस से शायद कुछ निकल के आए अगर हम एक दूसरे की बात सुनेंगे। जी टीजी के राकेश भाई। नहीं, जैसे मैं कह रही थी कि यूनाइटेड किंगडम ने इतना उन्होंने तुरंत इस बात का मतलब वहां तो पूरी तरह लॉकडाउन था भी नहीं, फिर भी उनको ये एहसास हुआ कि वहां के एम्प्लॉय क्लास को, वर्किंग क्लास पर इतने संकट आ जाएंगे। उन्होंने बहुत ही बड़ा ही एलोकेशन किया उन्होंने, और उन्होंने ये लोगों के खाते तक जो है पहुंचवाया। दूसरी चीज, अमेरिका में करीब 26 मिलियन लोग आज जो अनएम्प्लॉयड हो गए, और वो जो है रजिस्ट्री उनका जो है वहां पे रजिस्टर कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको उम्मीद है कि सरकार उनको कुछ देगी। यहाँ पे उस प्रकार का कोई प्रकरण है यहाँ पे यह है कि भाई आप वेट करिए, जब तक सरकार आएगी आपके पास तभी कुछ ना कुछ होगा। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे इंडिविजुअल सिटीजन्स अपने लेवल पे वो जो मदद कर रहे हैं, जहाँ पे काफी जगह पे सरकार कोई जो है दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात में तक मुझे पता चला कि अहमदाबाद में 2 कैंप थे, माइग्रेंट्स के 2 कैंप थे जो एनजीओ चला रहे थे बहुत दिन तक। उसके बाद सरकार का पहल जो है बाद में आया। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार ही सब कुछ कर रही है। इनफैक्ट सरकारी दखल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक ही सीमित है कि कोई बाहर दिखाई दे तो उसको डंडा मार के भगाओ। सब्जी वाले अगर 4-5 लोग इकट्ठा होकर सब्जी खरीदे तो सब्जी वाले की पिटाई करो। जी मतलब रिएक्शन अभी तक ऐसे ही पूछते हैं। जी गिरीश जी, ये सवाल तो उठ रहा है, पूरी दुनिया ने लॉकडाउन जहां जहां किया है या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की हैं कोरोना काल में ताकि आर्थिक गतिविधियां भी कुछ स्तर पे चलती रहे, लोगों को खासतौर पर जो सप्लाई लाइन है वो बनी रहे, ताकि छोटे जो कामगार हैं उनका धंधा या उनका वेतन प्रभावित ना हो। अगर इसमें हमारे देश में बड़े पैमाने पर सवाल उठ रहा है कि सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए, तो इसमें बुरा क्या है, इसमें गलत कहाँ है? पंकज जी, मैं समझता हूं कि जो हमारे देश की खूबी है, जो विरासत है, कि जब आपातकाल आता है तो केवल सरकार के सहारे हम नहीं रहते हैं। हमारे जो है बहुत सारे सामाजिक संगठन, हम खुद भारतीय मजदूर संघ करीब 2 करोड़ लोगों को हमने रोजगार, वो अनाज पहुंचाया है, खाना पहुंचाया है। रात दिन हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैडम को इसी में भी वो हो रहा है कि सरकार नहीं कर रही। सरकार अपने स्तर पर कर रही है, एनजीओ कर रहे हैं, सारी मशीनरीज कर रही हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर ये आपातकाल है। मैं केवल एक निवेदन करता हूं कि इस समय जिंदगी प्यारी है, ये सारी चीजें हैं। जब जिंदगी रहेगी वास्तव में तो बाद में जो है ये चीजें भी सब सुधर जाएंगी। इस समय हम राजनीति ना करें, हम इस समय जो है ये देखें कि हम जो है अपने समाज का, अपने देश का कैसा सहयोग कर सकते हैं। उस सहयोग की आवश्यकता है, न कि इस तरह की वाद विवाद में पड़ने की। मैं ये कहता हूं अगर हमें चिंता ही करनी है तो हमारे घर में जो काम करने वाली है, हमारे पास में जो चौकीदार करने वाला है, वो जब 2 महीने बाद आए तो हम उसको पूरा वेतन दें। हम जो उससे काम करा रहे थे, हम अपनी चिंता करें, देश की चिंता छोड़ दें। जहां तक है सरकार की बात, तो सरकार ने इस देश के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा। जो इटली जैसे देश, अमेरिका जैसे लोग जिनके पास इतना बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यदि भारतवर्ष के अंदर लॉकडाउन नहीं किया जाता और जैसा मैडम कह रही हैं कि पहले इंटीमेशन दिया जाता, लोगों को उनके घर पहुंचाया जाता, तब तक हमारे यहाँ लाशें बिछी होती। आज सड़क पर लाशें पड़ी होती हैं और कोई उठाने वाला नहीं होता। मैं प्रशंसा करता हूँ। नहीं, ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं जिस पर बहुत विवाद हो सकता है। अशोक राव जी से पूछ लेता है। अशोक राव जी, ठीक है, गिरीश जी आपकी बात आ गई। गिरीश जी आपकी बात आ गई। अशोक राव जी, ये दैवीय आपदा है जैसा गिरीश जी कह रहे हैं, आपातकाल है जिसमें से मैं हर रोज 600 लोगों को खाना खिला रहा हूँ जी। खाना खिलाना नहीं, उनकी डिग्निटी को छीन रहे हैं। वो मजदूर थे जो कमाते थे। गिरीश जी अब उनको भी सुन लीजिए। गिरीश जी, आपको किसी ने टोका नहीं। गिरीश जी आप सुनिए प्लीज। 1 मिनट
मेरी बात सुनिए। जी बोलिए अशोक। समाज में इंसान, हर एक इंसान नहीं करता, सरकार करती है। क्यों करती है? सरकार हमसे टैक्स लेती है। क्यों लेती है? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का एक फंड है, कितने करोड़ रुपए हैं उस फंड में, क्या खर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में? इनकम टैक्स और सारे जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं वो सारा अमाउंट क्यों इनके पास है? पीएम केयर फंड से जो कलेक्ट किया है, इन सब का हिसाब क्यों नहीं देते? कब खर्चेंगे ये सारा? कब खर्चेंगे? अगर आज नहीं खर्चेंगे तो कब खर्चेंगे? क्यों नहीं एक रोड मैप दे रहे हैं हमें? ये कोरोना वायरस का प्रॉब्लम लॉकडाउन के बाद बंद नहीं होगा। कल जब लॉकडाउन उठेगा फिर भी चलेगा ये कोरोना वायरस। लाखों के लाखों लोग विदेश से वापस आएंगे, इमिग्रेंट्स आपके सऊदी अरब से और जगहों से जहां उनके वहां नौकरियां गई हैं, वो सब वापस आएंगे। उन सबको भी रोटी रोजी की और नौकरी की प्रॉब्लम्स आएंगी। आगे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये लॉकडाउन का चुनौती नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। शायद चुनौती लॉकडाउन खत्म होने के बाद कहीं ज्यादा बड़ी होकर आएगी। अशोक जी, बिल्कुल, हम आपसे ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे और देखेंगे कि क्या लॉकडाउन के बाद इससे भी बड़ी कोई चुनौती आने वाली है, क्योंकि कोरोना तो 14-15 दिन देता है मुकाबले के लिए, भी भूख 4 दिन भी बर्दाश्त नहीं होती है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद राजनीति में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश के करीब 12 करोड़ छोटे कामगारों को वेतन नहीं मिला इस बार, और जाहिर है इसका असर पूरे देश पर, उसकी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश वर्मा मौजूद हैं। महेश जी, हम ब्रेक के पहले इनके तमाम पहलुओं पर बात कर रहे थे। अभी एक ताज़ा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि 6.5 लाख लोगों ने 2700 करोड़ रुपया भविष्य निधि का इसी बीच लॉकडाउन के दौरान निकाल लिया है। क्या उन्हें अब आने वाले दिनों को लेकर यकीन नहीं रहा कि अब जो स्थिति है उसमें जल्दी सुधार नहीं होगा और भीषण बेरोजगारी के दिन आने वाले हैं सामने? देखिए पंकज भाई, मैं अभी भी आपको यही कहूंगा कि ये कोई आपकी इस बात में, आपकी इस चिंता में कोई दो राय नहीं है कि कठिनाइयां हमारी बढ़ेंगी, हमारी आर्थिक विषमताएं जो है वो सघन होगी। इसमें कोई, मैं आपसे किसी भी तरह से असहमत नहीं हूं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार का मतलब क्या होता है? ये अशोक राव जी या ये जो मैडम लक्ष्मी जी जो हैं, ये आके और ये सिर्फ सरकार सरकार कह के, सरकार का मतलब ग्राम पंचायत से लेके केंद्र सरकार तक होता है। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है, सब पैसे ले रहे हैं, सब लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमारी भी चिंता होनी चाहिए। हमने कहा एक दैविक आपदा है, ऐसी चीजें सामने आई है जिसमें आज पूरा देश 99.9% देशवासी जो है आज इस कोरोना को लेकर कमर कस के खड़ा हुआ है। उसके मनोबल को हम ऐसे कह के तोड़ डालें कि नहीं सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार क्यों नहीं कर रही है? उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 करोड़ हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहन बेटी हैं, हमारी जो घर की औरतें हैं, उनको जो है मुफ्त में सिलेंडर मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों के लिए आज राशन की व्यवस्था हो गई है। आज महेश जी, आप पुराने आंकड़े दे रहे हैं और उनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग दोबारा अपना गैस सिलेंडर भरा नहीं पाए, और अभी जो स्थिति आज जो हम बात कर रहे हैं कि 12 करोड़ लोगों को इस महीने वेतन नहीं मिला है, इसको हम उज्ज्वला योजना की सफलताओं से इसका जवाब कैसे दे सकते हैं? मैं एक मिनट के लिए मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार से ये जो व्यवस्था है, जो ये आपको दी जा रही है, कही जा रही है, जो जमीनी स्तर पे या वो
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या वो ग्राम पंचायत हो या वो राज्य सरकारें हो, ये कोई भी व्यवस्था जो है उस व्यवस्था में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत है, हमें भी बताने की जरूरत है। हमारे मीडिया के जो हमारे भाई बंधु हैं जो इस चीज को कई बार उजागर करते हैं कि ये, जैसे अभी आपने कहा कि महेश जी ये नहीं मिल रहा है, स्वाभाविक है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो हमें उसी चीज को हाईलाइट करना है, उसी चीज पे हमें विजय प्राप्त करनी है ताकि देश हमारा जो है वो किसी ना किसी तरह से मजबूत हो, इस आपदा से हम बाहर निकले, ना कि हम क्रिटिसिज्म करें। अब आप देखिए ना, कुछ आईएएस आईपीएस लोग अवकाश प्राप्त वो ये राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई कोरोना के जरिए मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। क्या मतलब बनता है भाई? महेश जी विषय आप पता नहीं विषय को कहां ले जा रहे हैं आप। देखिए ये मत करिए, हम समझ रहे हैं, ये मत करिए, विषय पर रहेंगे। 12 करोड़ लोगों को वेतन नहीं मिला, चिट्ठी लिखी मुसलमान वगैरह, वो छोड़ दीजिए, फिलहाल मुद्दा ये है अशोक राव जी, मनोबल टूटता है आप ऐसे लोग जब सवाल उठाते हैं, ऐसा कहना है महेश वर्मा का। सरकारों से आपातकाल के दौरान सवाल उठाना, सिलेंडर का बात नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी बात करिए। सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेवारी है। तो क्या आपको लगता है कि जो खास तौर पर आर्थिक स्थिति पैदा हुई है, जैसा कि अभी मित्र कह रहे हैं कि वो एक दैवी आपदा है जिसके सामने अब सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, क्या सरकार कुछ कर सकती थी जो उसने नहीं किया आपके हिसाब से? बिल्कुल कर सकती है। देखिए सारे दुनिया में पेट्रोल के दर कम हो गए, अमेरिका में प्राइस ऑफ ऑयल इज माइनस, मतलब आपको पैसे मिलेंगे अगर वहां से ऑयल उठाओगे। और आज की तारीख में इन्होंने प्राइस कम किए नहीं किया और सेस लगा दिया, तो ये सारा पैसा कहां जा रहा है? मैं देखिए इसमें नहीं घुसना चाहता, मैं सरकार से ये डिमांड करता हूं कि अगले 3 महीने में क्या होने वाला है, आर्थिक परिस्थिति का क्या होगा, कौन से सेक्टर्स लॉकआउट से बाहर आएंगे, कौन से सेक्टर्स नहीं आ पाएंगे, उनके मजदूरों का क्या होगा, उसका एक रोड मैप दें और सरकार उनके लिए क्या करे उसका रोड मैप दें। आज वो एक रोड मैप चाहते हैं हम। एयरलाइंस खत्म हो गया, रेस्टोरेंट खत्म हो गया, टूरिज्म खत्म हो गया, ये सब खत्म हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना आप कर सकते, ना सरकार, ना कोई कर सकता है। तो इसका रोड मैप क्या है? कौन से इंडस्ट्री शट डाउन होंगे, कौन से इंडस्ट्री चलेंगे, कौन से इंडस्ट्री वापस आएंगे, एमएसएमई का क्या होगा? सरकार की जिम्मेवारी है, उनके पास योजना आयोग है, सरकार के हजारों अफसर हैं, उनको एक 3 महीने का प्लान दें। आज से लेके जुलाई तक या अगस्त तक क्या होने वाला है, क्या उनके एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उसको कैसे मीट करेंगे? बिल्कुल गिरीश जी, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर देश में एक बड़ी आपदा आई है तो लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी सरकार है, और जाहिर है उसकी एक जिम्मेदारी है, वो एक रोड मैप दे, वो बताए कि हम कैसे निकलेंगे। ये नहीं कि ये दैवी आपदा है और सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट मामला है, आपको ठोस बात करनी पड़ेगी जिसकी उम्मीद सरकार से की जा रही है। इसमें क्या गलती है? नहीं, कोई गलती नहीं है। ये मान लेना कि सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है, सरकार को इस आपदा के बाद की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है, या वो उससे निकलने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही होगी, ये सोचना ही मैं समझता हूं कि ये गलत है। ये सोचना ही नहीं चाहिए। सरकार अपने स्तर पर हर काम कर ही रही होगी, और नहीं करेगी तो हम बैठे हैं, हम लोग बताएंगे। अशोक राव जी अपने सजेशन दें, सरकार सबसे सजेशन मांग रही है। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी ऐसा भी एक वर्ग है हमारे बीच में, मीडिया के अंदर ही वर्ग है, उन्होंने लिखा है कि 50 साल की उम्र जो है रिटायरमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट में करने जा रही है सरकार को कल आकर के स्पष्टीकरण देना पड़ा, झूठी खबर का स्पष्टीकरण देना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि इस समय मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल ये निवेदन करता हूं कि भारतीय बचेंगे तो ये सारी बातें बचेंगी। अभी भारतीयों को बचाने का समय है, इसलिए जो है इस समय सारी राजनीति छोड़ करके, सारी ये चीजें छोड़ करके हम देश के साथ खड़े हों, सरकार के साथ खड़े हों, और जो सरकार का गिरबान पकड़ने देश के साथ तो खड़े गिरीश जी, प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है। उन्होंने कहा ताली बजाओ, ताली बजाई, उन्होंने कहा थाली बजाओ, थाली बजाई, उन्होंने कहा मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाई। सवाल है कि 12 करोड़ लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा इस बार, अगर महीने का उन्हें वेतन नहीं मिला, इसका क्या करें? रिपोर्ट गलत है, मैं कहता हूं ये रिपोर्ट गलत है।
अब आपकी अगर हिसाब से रिपोर्ट गलत है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इंडस्ट्री की ओर से सारे स्तर पे बातें आई हैं, करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं, मजदूर स्तर पे, वो तो एक अलग ही सवाल है। बहरहाल ठीक है, मैं आपने रिपोर्ट को ही गलत कह दिया तो अब क्या कर सकते। महेश जी, आपको भी लगता है, ठीक है, हो गया। महेश जी, आपको भी लगता है कि ऐसी सारी बातें गलत हैं, नौकरियां नहीं जा रही हैं, सब लोग बढ़िया से हैं? हम तो जहां तक जान रहे हैं कि मीडिया में भी जा रही हैं। बहरहाल नौकरियों की जो बात थी, जो वादा था प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने कहा था, अपील की थी, उसका कोई सम्मान नहीं किया गया है, कम से कम मीडिया में तो हम देख रहे हैं। महेश जी, ठीक है, हो गया। महेश जी, अब महेश जी से जवाब ले लेते हैं, आप ही के साथी हैं। ठीक है महेश जी, अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट में मैटर पड़ा है तो सैलरी कहां से? महेश जी, मैं पंकज जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जिस टीवी चैनल में काम कर रहे हैं, यहाँ से कितने लोगों को निकाला गया? नहीं, आप हमसे, अगर हम पूरी मीडिया की बात कर रहे हैं, हम पूरी मीडिया की बात कर रहे हैं, हम पूरी मीडिया की बात कर रहे हैं। एक आध जगह से निकाला गया, नहीं निकाला गया, अलग बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल है कि बड़े पैमाने पे छटनियां हो रही, वो एक हकीकत है। अगर आप उससे भी आंख मूंद लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाए। अरे भाई सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए जी, आपके पास आ रहे हैं अशोक जी। लाल बहादुर शास्त्री जी जब इस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिए, अशोक राव जी जैसे लोग जो है ना, उस समय इस देश के साथ कंधे से कंधे मिला के साथ दिए, तभी वो जीत पाए, तभी हम भारत का। तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी एक समय भोजन करना बंद कर दिया था महेश जी, ये भी आपको याद होगा। और सरकार के स्तर पर वैसी कटौतियां हमें देखने को नहीं मिल रही। अगर आप लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाएंगे। अशोक राव जी, समय हमारे पास बहुत कम है, ठीक है। अशोक राव जी, लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र आ गया कि उन्होंने कहा और लोगों ने भोजन बंद कर दिया। ये सब छोड़िए, मेरे को हमारे सामने सबूत है। विदेश से हम नागरिकों को लाने के लिए हवाई जहाज का इंतजाम कर सकते हैं। बच्चों को, क्योंकि वो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, कानून को भी तोड़ के, क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट इज नॉट अलाउड, कानून को भी तोड़ के पहुंचा सकते हैं। पर जो बेचारे लाखों करोड़ों माइग्रेंट्स हैं, उनको जानवर से भी बदतर ट्रीट कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कहां लाल बहादुर शास्त्री पे पहुंच गए? लाल बहादुर शास्त्री ने जो बोला था वो एक और परिस्थिति में बोला था। आज आप कोरोना से लोगों को बचाएंगे गांधी और जी के आगे से मार देंगे। अरे आप सकते हैं, मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मुद्दे पर सुन लीजिए, दूसरे को भी सैलरी कम, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं दो टाइम पूरा पेट भर के यहाँ बात कर रहा हूँ। पर मैं जब खाना बांट रहा हूँ तो मैं उनके आंखों में देख नहीं बोलेंगे वो टेकन अवे। आप लोग बहस को वहीं ले जाना चाहते हैं जहां नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये लेके जा रहे हैं, बहस को ये लेकर के जा रहे हैं पंकज जी। अरे चलिए, ठीक है। कुल मिला के एक बात बहुत साफ है कि अगर लोगों का पेट, उसमें आग जलती रही और चूल्हे में आग नहीं जली तो फिर देश में भी शायद शांति ना रह पाए। एक ऐसी बुनियादी बात है, किसी भी रंग की सरकार हो, उसको इससे गुजरना पड़ता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। राजनीति में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।